बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको एक दफ़ा नए सेशन में फिर खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा सेशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो जॉब्स हैं, स्पेशली इंस्पेक्टर एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो उसी के सिलेबस के एक हिस्सा है जो कि एफपीएससी की गाइडलाइन के मुताबिक या आउटलाइन के मुताबिक हमने स्टार्ट करना है। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे कहते हैं कि स्लो पॉइजनिंग, हमने हर टॉपिक को शुरू में कोई 8-10 लेक्चर्स कोर्स में अवेलेबल कर देंगे ताकि आप एक टॉपिक से अगर बोर होते हैं तो दूसरे टॉपिक को टाइम दें। और अल्टीमेटली जब आप एग्ज़ाम में भी होते हैं तो सक्सेसफुल कैंडिडेट वो होता है जिसने सिर्फ एक एरिया को फोकस नहीं किया होता, बल्कि हर एरिया के साथ उसकी अटैचमेंट के साथ साथ अगर एक्सपर्टीज़ नहीं भी है तो इतनी एक उसका नॉलेज होता है कि वो क्वेश्चन को सही तरीके से समझ के अंदाज़न कम से कम 2 जो एमसीक्यूज़ हैं उनमें से चॉइस दे सकता है। अच्छा, और साथ में मैं अपने जो व्यूअर्स हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे जो चैनल के काफ़ी सारे आप लोग अच्छे कमेंट्स भी करते हैं और अप्रिसिएशन भी कर रहे होते हैं। तो ये आप लोगों की अप्रिसिएशन की वजह से फिर हम अगले जो सेशन होता है उसमें हम कोशिश और भी बेहतर से बेहतर आपके लिए एक लेक्चर लेके आने की कोशिश करते हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारा सिलसिला पूरा कोर्स चलता ही रहेगा, हमारा साथ भी चलता रहेगा और डेफिनेटली आप लोग इंशाल्लाह लर्न भी बहुत सारा करेंगे। और इंशाल्लाह अगर आप लोग इस कोर्स में चलते रहे, आपने स्टेमिना बरकरार रखा अपना और कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्कर के तौर पे काम करते रहे, तो इंशाल्लाह जो एक कामयाबी की सबसे बेहतरीन और शॉर्टकट रास्ता होता है वो होता है मेहनत। तो साथ में एक और जो क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स का कि हम कौन सी बुक लें, तो देखें भाई, मेरी एक छोटी सी बात है, अगर आप वो माइंड में ज़हन नशीन कर लें तो उसका कि आप जितनी भी मार्केट में जाएंगे बुक्स बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, हर राइटर की आपको बुक मिल जाएगी। उसमें वजह क्या होती है कि जिस वजह से लोग उनको पढ़ के सही तरीके से ग्रिप नहीं कर पाते, वो सारी एमसीक्यूज़ पैटर्न पे होती हैं और उस पर कंसेप्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम इंशाल्लाह अनकरीब हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, तो विद इन मंथ हम अपनी एक बुक लॉन्च कर लेंगे। तो जब वो अवेलेबल होगी तो हमारे जो हमने पढ़ाया होगा उसकी इंशाल्लाह उसकी तनाजुर में होगा, सारी चीज़ें आपको आसानी से वो समझ भी आ जाएंगी और आपकी ग्रिप भी पहले से लेक्चर्स के थ्रू होगी और फिर आप रिवाइज़ जो है उनसे कर सकते हैं। फिर हम उसमें क्विज़ेस वगैरह भी डालेंगे। कुछ इस तरीके से इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि विद इन मंथ हम बुक लॉन्च कर लें। तब तक जो है आप किसी बुक के लांझे में ना पड़ें, अपने कोर्स को जो ज्वाइन कर चुके हैं वो अपने कोर्स को लेके चलते रहें। तो हमारा ये कंप्लीट कोर्स जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताते चलें कि ये हमारे डेमो लेक्चर्स होते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे। बाकी हमारा कंप्लीट कोर्स www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होगा और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से, कॉल के ज़रिए से। आप हमें कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, वो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले 2 चीज़ों पे हमने गौर करना है, बल्कि 3 चीज़ों पे, कि सबसे पहले टैक्स और फिर वो भी पाकिस्तान की तनाज़र में कि जो भी टैक्स लागू होते हैं। दूसरे नंबर पे है एडमिनिस्ट्रेशन। आप किसी यूनिवर्सिटी में हों, आप किसी कॉलेज में हों, आप किसी जॉब के हवाले से किसी इदारे में काम कर रहे हों, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का लफ्ज़ सुना ही होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी सुना होगा, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन भी सुना होगा। तो पब्लिक ऑफिस हो, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन हो, जितनी सिविल सर्विस के रिफॉर्म जो सिविल सर्विस का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो इंसानों के साथ यानी कि एचआर के साथ और उनके काम के साथ उनकी यानी कि बेहतर से बेहतर एचआर को डेवलप करना, उनको एफिशिएंट करना और बेहतरीन तरीके से उनको लेके चलना, ये होती है एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फंक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक इदारे को एचआर की मदद से एफिशिएंटली चलाना उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो टैक्स की डिपार्टमेंट को उसकी एचआर के साथ इन्वॉल्व करते हुए एफिशिएंट चलाना। अब आगे चल के बात आती है कि रिफॉर्म्स, एक चीज़ किसी चीज़ की शक्ल हो, यानी कि आपके पास एक कोई आयरन का या मेटल का कोई बर्तन है या कोई चीज़ प्रोडक्ट है, आपके पास एक चीज़ आती है, आप सेलफोन देख लें, पहले किस वर्जन में था, फिर उसको रिफॉर्म होते होते आज हमारे पास स्मार्टफोन हैं और उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। आपको रेडियो, टेलीविज़न, आपको इंटरनेट की फैसिलिटी, आपको हर चीज़ मिलती है। उसमें से आपको वॉच मिलती है, आपको स्टॉप वॉच मिलती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। यानी कि
पहला सेल फ़ोन था, मे बी इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेल फ़ोन होते थे, मतलब वो एक जो लोगों ने हाथ में पकड़े होते थे तो हैवी होते थे। आज देखें स्मार्टफोन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और छोटे से छोटा होता जा रहा है, तो उसमें हर आए दिन बेहतरी होती है, उसकी शेप में भी, उसकी फंक्शनिंग में भी। तो हमने ये जो अब वर्ड टू वर्ड चीज़ देखी, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म का मतलब ये है कि टैक्स डिपार्टमेंट को HR या एफिशिएंट या एक्सपर्ट प्रोफेशनल के ज़रिए से इस तरीके से काबिल बनाना कि वो सारे के सारे उसको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सके। तो इसलिए इसके कुछ जो हमने इस पूरे टॉपिक को पढ़ना है, यानी कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स को, सबसे पहला होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिफॉर्म्स, के रिफॉर्म्स का मकसद क्या होता है। ये आज के लेक्चर में हमने रिफॉर्म्स पे ऑब्जेक्टिव्स पे बात कर लेनी है। आगे चल के हम आउटकम्स ऑफ रिफॉर्म्स, इसके अलावा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम TARP, आगे चल के हम इसको टार्प भी कह सकते हैं या TARP के नाम से इसको बुलाएंगे, तो आपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम खुद से ही उससे एक्रोनिम से मानी ले लेने। इसके इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान क्या है, रिपोर्ट्स ऑफ टास्क फोर्स, ये काफ़ी लेंथी होगा, और आर्टिकल्स ऑन रिफॉर्म्स के आइन के हिसाब से उसमें रिफॉर्म्स क्या क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है या जिन पे काम किया जाता है। इसके बाद आ जाता है जी, हमने टॉपिक की तरफ मूव करना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिफॉर्म्स, कि ये जो हम रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर की तलाश में है। जैसे कि सेल फ़ोन, हम बेहतर से बेहतर क्यों इसको बना रहे हैं, रिफॉर्म्स क्यों कर रहे हैं, ताकि इसकी एफिशिएंट और ज़बरदस्त किस्म की फंक्शनिंग हो, इसकी हैंगिंग ना हो, इस पर लोड ना हो, नेट को एफिशिएंटली यूज़ करता हो, और एक पेज हमने अगर ओपन किया तो विद फ्रीक्वेंटली, मतलब कि विद इन सेकेंड वो ओपन हो जाता हो, और एट अ टाइम हमने मुख्तलिफ अगर टास्क उस पर करने हैं तो वो भी हमें हेल्प आउट करता हो, PDA टाइप उसकी फंक्शनिंग हो, और साथ में वो ओवरलोड ना हो, यानी कि बिल्कुल हैंग ना होता हो। तो इसलिए हम बेहतर से बेहतर की तलाश उसमें से करते रहते हैं और उसकी रिफॉर्म चलते रहते हैं। तो सबसे पहले अब फिर आ जाते हैं टैक्स के रिफॉर्म्स की तरफ। इसका मकसद क्या है कि टैक्स रिफॉर्म लेके आने का, या टैक्स को निज़ाम को बेहतर करने का मकसद ये है, ओवरऑल इंक्रीज़ इन दी रेवेन्यू कलेक्शन, कि हम जो टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे होते हैं उसको बढ़ाना। तो हर गवर्नमेंट का सालाना आपने देखा हो और मंथली बेसिस पे वो कहते हैं जी टैक्स की कलेक्शन इतनी हुई, फर्स्ट क्वार्टर में टैक्स की इतनी कलेक्शन हुई, पहले साल की निस्बत हमने इतनी टैक्स की ज़्यादा कलेक्शन की, और जितने ज़्यादा आप टैक्स कलेक्ट करते हैं उतने ही आपके पास फंड्स अवेलेबल होते हैं जो कि आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एंड कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ फिस्कल टारगेट्स, कि आप जब बजट पेश करते हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपने अपने टारगेट्स कुछ सेट किए होते हैं, उन टारगेट्स को आप किस तरीके से एफिशिएंटली अचीव करते हैं। तो ये भी रिफॉर्म्स का एक टारगेट होता है कि आप अपने टैक्स के रेवेन्यू को कितना कलेक्ट बेहतर करते हैं, और अपने जो सालाना आपने एक टारगेट सेट किए हुए थे उनको कितने अच्छे अंदाज से या बेहतरीन जो आपने टारगेट सेट किए थे अपनी तरफ से उनको अचीव करके, और समटाइम माइलस्टोन से आप आगे भी चले जाते हैं। और क्या होता है रिफॉर्म्स का मकसद, इंक्रीज इन टैक्स टू GDP रेशो। हर साल गवर्नमेंट अपनी बताती है कि हमने GDP इतना इंक्रीज़ कर लिया। अगर भाई GDP बढ़ रहा है तो उस रेशो से आपका टैक्स भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी इनकम के साथ टैक्स का डायरेक्ट लिंक होता है, तो आपके टैक्स भी बढ़ने चाहिए जिस तरीके से GDP ऊपर जाती है, ग्रो करती है, इंक्रीज़ होती है। आगे कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टैक्स रेवेन्यूज़, कि जितना मुमकिन हो सकता है टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाएं, टैक्स नेट में लोगों को लेके आएँ, टैक्स की जहाँ पे स्पेस है, अगर कोई एरिया बचा हुआ है तो उस पे टैक्स लगाएं, और जो वो मुल्क के अंदर रहते हुए फ़ायदा उठा रहे हैं उसका फ़ायदा दूसरे गरीब लोगों तक भी पहुँचना चाहिए, जो एक गुर्बत की लकीर से नीचे लोग रह रहे होते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए भी उस पैसे को खर्च किया जा सके। ये एक अलग मामला है कि पैसे कलेक्ट कितने होते हैं, खर्च कितने होते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, ये अलग टॉपिक है, हम उसकी निटी ग्रिटी में नहीं जा रहे, हम सिर्फ अभी टैक्स के रिफॉर्म्स पे ही बात कर रहे हैं। तो कई सारे मेरे तरह आपके माइंड में भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे। इसके बाद है ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, कि टैक्स बेस बढ़ाएं, यानी कि फ़र्ज़ किया अगर सैलरीड पर्सन जो पहले थे 5 लाख टैक्स देने वाले, अब जो ही टैक्स की आगे बेस अगर बढ़ानी है
तो आपके आने वाले साल में 6 लाख उसमें होने चाहिए, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। इस तरीके से टैक्स नेट में लोगों को लेके आए और बेस बढ़ाएं ताकि लोग टैक्स देने वाले लोग ज़्यादा हों, ताकि उन पर बर्डन कम हो। अब पाकिस्तान में देखें तो 25,000 समथिंग, या अब ये कह सकते हैं कि अब इस गवर्नमेंट ने काफ़ी थोड़ी फोकस किया है, तो 35 या 50,000 के करीब जो एक्टिव टैक्स पेयर होंगे, जो ठीक ठाक टैक्स देते होंगे। अदरवाइज़ 22-23 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की, और उसमें इतने कम लोग टैक्स देने वाले हैं। इसके अलावा और क्या हमारा पर्पज़ है टैक्स रिफॉर्म्स का? स्ट्रेंथनिंग ऑडिट एंड इन्फोर्समेंट प्रोसीजर्स, कि जो ऑडिट का तरीक़ाकार है उसको भी बेहतर बनाएं, यानी कि जितना आप बेहतर तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, लोगों के रेवेन्यूज़, उनकी कलेक्शन, जीडीपी कहाँ से जनरेट हो रहा है, कौन कितना कमा रहा है, उसका प्रॉपरली ऑडिट करेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से लोग टैक्स इवेड कर रहे हैं, टैक्स से भाग रहे हैं, या पैसा टैक्स से निकाल के कहीं और छुपा रहे हैं, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। तो ये टैक्स डिपार्टमेंट ऑडिट की वर्किंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए टैक्स को प्रोसीजर को बेहतर करती है और उनको फिर लागू करती है, और यही रिफॉर्म का पर्पज़ भी होता है। इसके अलावा गारंटी फेयर एंड मोर इक्विटेबल एप्लीकेशन ऑफ टैक्स लॉज, कि जो टैक्स के कवानीन बनाएं वो इक्विटेबल हों, जस्टिफाइड हों। कहीं ये ना हो कि 2 लाख कमाने वाले को 50,000 टैक्स देना पड़ रहा है और 50 लाख कमाने वाले को 20,000 टैक्स देना पड़ रहा है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि इक्विटेबल हो, और वो जो लॉ बने, कानून बने, उनको प्रॉपर ये वो श्योरिटी दे कि किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना हो इस टैक्स के लगाने से। और क्या इसका मकसद है? इंक्रीज इन ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी, कि जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका मैनर्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। जब आप देखते थे कि मैनुअल सिस्टम होता था टैक्स में, तो कई सारे लोग उससे इवेड कर जाते थे, यानी कि अगर आपका 10 लाख टैक्स बनता है तो 2 लाख उस ऑफिशियल को दें जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट का टैक्स वाला बंदा है, 8 लाख आप खुद रख लें और वो आप पे टैक्स ही नहीं लगाएगा। ये क्या है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। और इंटेग्रिटी क्या है? कि जो टैक्स देने वाला है वो टैक्स दे, जो कलेक्ट करने वाला है वो कलेक्ट करे, और जाना कहाँ पे चाहिए? गवर्नमेंट के ख़जाने में जाना चाहिए, और वो जाना चाहिए। आ गया, अब लगना कहाँ पे चाहिए? आवाम के फ़ायदे के लिए, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में तो वहाँ पे ही जाने चाहिए। यानी कि ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर इंटेग्रिटी हो, लिंकेज हो, इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, यानी कि 1 बाय 1 स्टेप वाइज, जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी का एक तरतीब होती है, जुड़े होते हैं। टैक्स का निज़ाम भी ऐसा ही होना चाहिए, और रिफॉर्म्स लेके आने का मकसद भी यही है कि आपके टैक्स के अंदर टैक्स कलेक्शन से लेके डिपॉजिट से अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर तक, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी हो, शफाफियत हो, और उसके अंदर यकांगत हो। इंटेग्रिटी होती है, यकांगत उर्दू का लफ्ज़ है, थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, इसके बाद और क्या है रिफॉर्म्स का पर्पज़? इम्प्रूव इफ़ेक्टिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ हुए हैं, एक इफ़ेक्टिवनेस और एक एफिशिएंसी। इफ़ेक्टिवनेस होता है ठीक जो आप करना चाहते हैं वही लें, और एफिशिएंट ये होता है कि अगर आपको एक काम दिया गया है कि आपने विद इन 5 आवर इसको कंप्लीट करना है, तो 5 आवर के अंदर आप कंप्लीट करने के बजाय उसको 4 आवर के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये है एफिशिएंसी। लेकिन अगर 4 आवर के अंदर आपने कंप्लीट किया लेकिन वो उसको ख़राब किया, तो ये है इनइफेक्टिवनेस। आपने उसको 4 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर ही ठीक किया, तो ये भी है इफ़ेक्टिवनेस। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है ज़्यादा प्रोड्यूस करना, जो का टाइम अलाउड होता है या नॉर्मली जो टाइम लगता है उससे कम टाइम में वो काम करना। और इफ़ेक्टिवनेस होता है जो रिक्वायर्ड पर्पज़ है या जो ऑब्जेक्टिव है, जो आप काम करना चाहते हैं या जो मकसद है काम आपको दिया गया है, उसको सही तरीके से करें, जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट करें। तो क्या है? इम्प्रूव इफ़ेक्टिवनेस, जो टैक्स का मकसद है उसको बढ़ाना, यानी उसको ठीक करना। जो टैक्स हम जिस लिए लगाते हैं वो मकासद हासिल होने चाहिए। रेस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए कि जो भी आप टैक्स का निज़ाम लेके आएँ वो इफ़ेक्ट करता हो, उससे रिज़ल्ट ओरिएंट आप करते हो, फ़ायदा उस पर रिज़ल्ट आउटकम सारे के सारे आपको सामने वाजे नज़र आते हों। और एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए कि ये नहीं है कि अगर 1 महीने का टैक्स कलेक्ट करना था जनवरी का, तो वो आप अक्टूबर तक कलेक्ट उसी को ही कर रहे हैं और अगले महीने का कलेक्ट करेंगे तो और आपका टाइम। ये निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि जिस महीने में जो टैक्स आपने पे करना है यूज़र ने या टैक्स पेयर ने, तो टैक्स अथॉरिटीज़ उसको कलेक्ट करने की मशीनरी उस डिप्लॉयड हो,
उसके पास ऐसा निज़ाम हो जो टैक्स उससे प्रॉपर कलेक्ट करके ख़जाने में जमा कराए और उसमें कोई भी खुर्द बुर्द का निज़ाम ना हो सके। इसके बाद है फैसिलिटेट एंड प्रमोट वॉलंटरी कंप्लायंस विद टैक्स लॉज, कि जो लोग अपनी खुशी से टैक्स मद में आते हैं, टैक्स के अंदर आना चाहते हैं और उनके अंदर कोई निज़ाम के अंदर उनकी अगर जो वो इस टैक्स के अंदर आना चाहते हैं, यानी कि टैक्स पेयर बनना चाहते हैं, तो उनकी अगर कुछ चीज़ें वेल मैनेज नहीं भी हैं तो उनको फैसिलिटेट करें, उनको आसानियां पैदा करके दें जिससे लोग बखुशी टैक्स देने वाले बने। और फिर उसको कंप्लायंस विद टैक्स लॉज, कि अगर कोई कानून पे अमल दरामद करना चाहता है, टैक्स देना चाहता है और टैक्स को इन टाइम देना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो गवर्नमेंट को वहाँ पे टैक्स बनाना चाहिए, टैक्स ऑफिस बनाना चाहिए जिससे लोग वहाँ पे आसानी से टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये क्या है, फैसिलिटेट, लोगों को मदद करना, और प्रमोट करना वॉलंटरी, कि खुशी से लोग टैक्स दें। अगर कोई फ़र्ज़ किया टैक्स में खुद रजिस्टर्ड होता है तो गवर्नमेंट उसके लिए मुख्तलिफ स्कीम लॉन्च कर सकती है। और कंप्लाई करना, कि जितने कवानीन बने होते हैं उन पे प्रॉपरली उस पर वो टैक्स को फॉलो करते हूँ, उसको उसके मुताबिक जो हिदायत हैं उन हिदायत पे अमल करते हो। फर्दर, और ये लास्ट पॉइंट है हमारा इस ऑब्जेक्टिव में, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड हाई क्वालिटी टैक्स सर्विसेज, कि जो आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जैसा कि आप इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बनने जा रहे हैं, तो जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके जो निज़ाम नीचे चल रहा है, उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या करें, वो ट्रांसपेरेंट और हाई क्वालिटी के साथ सर्विसेज देते हूँ, यानी कि उसमें कोई अपना मार्जिन ना रखते हूँ, उसके अपनी ना कोई उनका खुद बुद का एक कोई निज़ाम हो, बल्कि जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी सही तरीके से काम करते हूँ, जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो प्रॉपरली उनको मैनेज करते हूँ, जो सर्विसेज दे रहे हैं वो गवर्नमेंट उनको पे कर रही है सैलरी की मद में, तो वो उसकी बेस पे काम करें, कहीं ये ना हो कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी उन्होंने स्टार्ट किया हो। तो ये ट्रांसपेरेंट और हाई क्वालिटी टैक्स सर्विसेज देना भी FBR काम है। और FBR जब रिफॉर्म्स करता है या FBR के अंदर जब रिफॉर्म्स लेके आए जाते हैं तो उनका यही मकसद होता है कि उनमें बेहतर से बेहतर निज़ाम को लेके आना। टैक्स पेड जो टैक्स देना चाहता है, गवर्नमेंट की मशीनरी उसको फैसिलिटेट करती हो, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती हो, टैक्स कलेक्ट करने के ऑफिस मौजूद हों, टैक्स का निज़ाम आसानी से देने वाला हो, जो खुशी से टैक्स में आना चाहते हैं वो दें, और जिस मकसद के लिए टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो कलेक्ट भी विद इन टाइम हो, एफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिवनेस तरीके से कलेक्ट करके गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा किया जाए, और अल्टीमेटली उसका जब ऑडिट हो तो उसमें कहीं लैप्सेस हों, कहीं पे गलतियाँ हों, तो उन गलतियों को बेहतर करना आने वाले रिफॉर्म्स में ये इसी एरिया में ही उन्होंने काम करना होता है। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। आप बाकी हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक भी करें और दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें। अगर आप इसको दूसरों तक पहुँचाते हैं, हो सकता है कि किसी ऐसे इंडिविजुअल का फ़ायदा हो जाए जिसको वाकई जॉब की ज़रूरत हो, और वो अल्टीमेटली आपके क्लिक से अगर वो हासिल कर लेता है तो डेफिनेटली यू विल गेट रिवॉर्ड बाय अल्लाह। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।